हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो सेशन रहने वाला है स्पेशली हमारे डेली करंट अफेयर्स का 16 जून है। आज का जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने सिटीजनशिप से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, संडे को आपकी वो अपलोड होगी थी। प्लीज़ उसको जाके पहले देखिएगा, ठीक है। पॉलिटी से रिलेटेड चैप्टर है न्यू सिटीजनशिप, बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, तो उसको प्लीज़ जाके देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। और साथ ही साथ जो ये हमारा सेशन रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक एक टॉपिक मैं बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगी। प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखिए, ताकि जो भी आपके अगर डाउट्स होंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ आप उसको शेयर कीजिए, और मैं आने वाली वीडियोस में आपके टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगी। टॉपिक्स में जो डाउट्स रहेंगे उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आइए आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का डे देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग डे है, देखते हैं क्या बातें हो रही हैं इसमें। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। फैमिली रेमिटेंस मतलब, रेमिटेंस का मतलब क्या है, ये आपके दिमाग में घूम रही होंगी चीज़ें। रेमिटेंस का मतलब है जैसे हमारी कंट्री से कुछ लोग बाहर जाते हैं, जैसे कनाडा यूएसए में, वहाँ पे सेटल हो जाते हैं या काम करने जॉब के लिए, ठीक है, जाते हैं। तो वहाँ से जो पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली को, जो हमारी कंट्री में रह रही है, वो पैसा काउंट होता है रेमिटेंस, ठीक है। तो उसी से ही रिलेटेड ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जो सेलिब्रेट किया जाता है 16 जून एवरी ईयर, ठीक है। अवेयरनेस का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि कैसे कंट्रीब्यूशन करना है माइग्रेंट जो हुए हैं, ठीक है, अपनी फैमिलीज जो रह रहे हैं अदर कंट्रीज में। थीम जो है इसकी वो क्या है, रिकवरी एंड रिसाइलेंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये तो रहा रेमिटेंस से रिलेटेड डे जो मैंने डिस्कस किया, और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी हैं। फैक्ट्स क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये एक रिपोर्ट है जो पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, पहले तो रिपोर्ट का नाम देख लेते हैं। रिपोर्ट का नाम क्या है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, ठीक है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और रेमिटेंस हमारी कंट्री ने 2020 में कितना रिसीव किया, ठीक है। सब जो हमारी कंट्री ने जो रेमिटेंस रिसीव किया वो कितना किया, 83 बिलियन। अगर 2020 की बात करें तो पहले कितना था 2019 में, 83.30 बिलियन था, जो अब घट के 83 बिलियन हुआ है। घटा कितना, 0.30 आपको ये घटता दिखा, ड्यू टू कोविड-19 की वजह से देखने को मिला। अगर कोविड-19 के चलते जो हमारी कंट्री में जो रेमिटेंस मिला है वो कितना मिला है, 83 बिलियन रेमिटेंस आया है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में ये सारी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इंडिया को ही रेमिटेंस आता है, ठीक है। ये भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि सबसे ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन रेमिटेंस रिसीव करता है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो रेमिटेंस रिसीव करती है, वो है हमारी कंट्री, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस क्या करती है, रिसीव करती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, क्लियर है इतना। और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री में जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री से जाता है, इतनी भी आपको माइंड में आ रही होंगी चीज़ें। सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस जो कंट्री से जाता है वो है यूएसए, ठीक है। यूएसए ऐसी कंट्री है जिस यहाँ से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जाता है। मीन्स यहाँ पे हमारे इंडियन सबसे ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। यूएसए, उसके बाद यूएई, उसके बाद आ जाएगा आपका सऊदी अरबिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है वो इंडिया में आता है, उसके बाद चाइना है, मैक्सिको है, फिलीपींस। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सी कंट्री से जाता है, यूएसए, यूएई एंड सऊदी अरबिया, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़ के बारे में बात हो रही है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलके ये इनिशिएटिव उठा रही है, ठीक है। तो देखते हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़ यानी कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना
फ्लाइंग से रिलेटेड हमारी कंट्रीज़ में कुछ अकेडमीज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज हमारी जो अनदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है वो ख़त्म रहेगी, ठीक है, ख़त्म होगी। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि अनदर कंट्री से भी हमारी कंट्री में कुछ जो लोग आएंगे, ठीक है, हमारी कंट्री को ही फ़ायदा रहेगा, यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे। अगर ये ट्रेनिंग अकेडमीज़ जो हैं, फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़ जो इस्टेब्लिश की जाएगी उसके चलते, देखते हैं इसमें बोला क्या गया है। इंडिया में सेटअप किए जाएंगे 8 न्यू फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज़, किसके अंडर, जो लिबरलाइज किए जाएंगे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो पॉलिसी है किसकी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, ठीक है। और ये जो अकेडमीज़ हैं ये कहाँ पे सेटअप की जाएगी, बेलागवी, कालाबुरगी, जलगांव, खाजुराहो, लीलाबरी। अब देखते हैं ये जो रीजन्स है वो कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे मैप में आप देखिएगा, पहले जो जो मैंने आपको ये बोला है, बेलागवी जो है, बेलागवी और काराबुरंगी ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है। जलगांव, खाजुराहो, लीलाबरी, जलगांव आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, खाजुराहो मध्य प्रदेश, लीलाबरी कहाँ पे है, असम में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कर्नाटका में देखने को मिलेंगे 2 आपको जो अकेडमीज बनेंगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद कहाँ होगा, महाराष्ट्र में, फिर असम में, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो सेटअप देखने को मिलेगा किसका, फ्लाइंग ट्रेनिंग अकेडमीज का। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एम जो है कि ग्लोबल फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना, ताकि अनदर कंट्रीज़ के लोग भी हमारी कंट्री में आके ट्रेनिंग ले सके, ठीक है। फॉरेन जो लोग रहेंगे फॉरेन से हमारी कंट्री में आएंगे, ठीक है। एडिशनली अगर देखें तो ये जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया ये सब चीज़ें जो है, फ्लाइंग ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट रहेगी कैडेट्स के लिए जो नेबरिंग कंट्री से लोग आएंगे ट्रेनिंग लेने के लिए। अगर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या होगा, इससे रिड्यूस होगा मिनिमम जो एनुअल रेंटल है सिग्निफिकेंटली, जो 15 लाख जो देना पड़ता है अगर बाहर कहीं इसकी ट्रेनिंग लेनी हो, तो ये चीज़ें भी मतलब बर्डन इसका कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। चेयरमैन कौन है इसके, संजीव कुमार, ठीक है। ये आप चीज़ें याद रखिएगा। इसको फाउंड कब किया गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1995 में। आई होप आपको ये डाउट जो होंगे माइंड में वो क्लियर हुए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए आगे चलते हैं हम। आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं क्यों न्यूज़ में है। मनरेगा स्कीम इसको बोला जाता है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है मैंने अभी आपको बताई। फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। न्यूज़ में क्यों है, देखो मोदी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा ये स्कीम को बंद करने की बात की गई थी, ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब काम से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। अगर लोकल एरिया में किसी को काम नहीं मिलता है तो उसको काम प्रोवाइड करवाया जाता है इस स्कीम के तहत। अगर किसी पर्सन ने पंचायत, या जैसे गांव में पंचायत से रहती है ना, वहाँ पे जाके अगर उसने अपना नाम रजिस्टर करवाया है रिलेटेड टू वर्क, इसको काम चाहिए, ठीक है, तो उसको 15 डेज़ के अंडर काम मिल जाएगा और सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी इस स्कीम के तहत, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लाई है इससे रिलेटेड। क्या पॉलिसी है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, इनको सेपरेट बजट में रखा जाएगा, ठीक है। कैटेगरीज को अलग अलग, जैसे आप बोल सकते हैं, रिलेटेड अलग अलग सेपरेट करने की कोशिश की गई है। ऐसे क्या होगा कि SC ST के लिए सेपरेट बजट आएगा, ठीक है। तो मनरेगा के तहत ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 वेज पेमेंट की बात करें तो, ठीक है। एग्जिस्टिंग सिस्टम जो वेजिस का है, ठीक है, जो इस स्कीम के अंडर आता है, नो कैटेगरी वाइज प्रोविजंस देखने को मिले थे जो अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, बट आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं कि SC और ST
जो है उसकी जो कैटेगरीज के हिसाब से ये सारी चीज़ें डिवाइड की जाएगी, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। वर्कर राइट एडवोकेट की अगर बात करें तो इनके द्वारा बोला गया कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम। अगर इसके अंडर हम पेमेंट सिस्टम की अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो रिडक्शन करने की कोशिश की जा रही है इस स्कीम की फंडिंग के तहत, ठीक है। मनरेगा की अगर बात करें तो पहली बात तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज वन डे जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। लॉन्च इसको कब किया गया? लॉन्च इसको किया गया 2 फरवरी 2006 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पास किया गया कब? 2005 में, ठीक है। ईयर याद रखना, आपको एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखनी है। मनरेगा जो है उसको पहले क्या बोला जाता था? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। पहले इसको नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बोला जाता था। आप मेरे को यहाँ से क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि महात्मा गांधी जो वर्ड है ये कब इसमें यूज़ किया गया, ठीक है, कब ऐड ऑन किया गया। अगर बात करें 708 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर की गई फेब 2021 तक। डॉक्यूमेंट जो है वर्कर्स क्या करते हैं इसमें मनरेगा स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया, और 100 डेज़ का वर्क इनको मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल से रिलेटेड न्यूज़ है। बिकॉज अभी जो हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है कि जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, उसमें जो पेट्रोलियम डीजल वगैरह निकाला जाता है, ठीक है, तो उसमें इथेनॉल की यूज़ की बात की जा रही है। इससे क्या होगा? इथेनॉल यूज़ अगर होगा पेट्रोलियम में, इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो, अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा रिलीज की गई एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट, एक रोड मैप जारी किया गया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कैसे करनी है इंडिया में 2025 तक, ये टारगेट रखा गया। रोड मैप में जो प्रपोज किया गया कि ग्रेजुअल रोल आउट जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी, फ्यूल की जो है, फ्यूल में जो ऐड ऑन किया जाएगा इथेनॉल को। पहले हम देखते हैं इथेनॉल है क्या। इथेनॉल क्या होगा? जो गन्ना जैसे रहता है ना, गन्ने की क्रॉप जो फसल जो रहती है, वहाँ से ये इथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर प्यूरिफिकेशन की जाएगी इसकी, ठीक है, जो लैब वगैरह होती है वहाँ पे, फिर ब्लेंडर किया जाएगा इसको, ठीक है, क्रूड ऑयल में। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो फ्यूल स्टेशंस हैं वहाँ पे इसको ले जाया जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो। अचीव किया जाएगा E10। E10 का मतलब क्या है कि इथेनॉल जो 10 यानी कि 10% इथेनॉल 10% हमने क्या करना है, फ्यूल में ऐड ऑन करना है, ठीक है। E10 का मतलब यही है। सप्लाई जो किया जाएगा 2020 तक किया जाएगा, बट इसको E20 कर दिया गया है 2023 टू 2025, ठीक है, कि 20% हम क्या करेंगे, इथेनॉल को ऐड ऑन करेंगे, किसमें? हमारे जो पेट्रोल और डीजल है उसमें। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अकॉर्डिंग देखें तो इनके द्वारा इंस्टीट्यूट की गई एक्सपर्ट ग्रुप जो स्टडी करेगी इस इश्यूज़ को, कौन कौन से की प्राइस क्या रहेगा इथेनॉल का, मैचिंग फेज जो रहेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, मैन्युफैक्चर व्हीकल्स का, न्यू इंजन्स जो वहाँ पे लगाए जाएंगे कि इथेनॉल जो हमने इथेनॉल जो प्रेजेंस रहेगा उसमें न्यू इंजन्स में, ठीक है। सप्लाई चेन कैसी रहेगी इथेनॉल की, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी रहेगी अलग अलग इंजन्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवांस टारगेट जो रखा है, पहले तो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की गई थी पेट्रोल में, कब तक? 2020 तक, बट अब इसको बढ़ा दिया गया कि 20% क्या करना है, इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, कब तक? 2025 तक। पहले 2030 का टारगेट था, इसको घटा के 2025 कर दिया है। रिसेंटली अगर बात करें तो, करंटली अगर बात करें तो 8.5% इथेनॉल ब्लेंड
कर दिया गया है पेट्रोल के साथ अगर इंडिया में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। एनर्जी की सिक्योरिटी इसमें रहेगी, मतलब एम क्या क्या है इसके। एनर्जी सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा रिड्यूस करना ऑयल इंपोर्ट, जैसे हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं अलग अलग कंट्री से, जैसे सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, ठीक है, वहाँ से हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो रिड्यूस होगी, ठीक है। ऑयल इंपोर्ट जो अलग कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी है हमारी वो कम होती दिखेगी, इससे सेव कर पाएंगे जो कंट्री की जो पैसा है, यानी कि अगर बात करें तो $4 बिलियन खर्च होता है, जिसको 30,000 करोड़ पर एनम की अगर बात करें तो इस ये खर्चा भी जो है ये मनी भी सेफ होगी, ठीक है। फार्मर्स का भी इसमें बेनिफिट देखा जा रहा है कि शुगर केन फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या होगा, फ़ायदा देखने को मिलेगा, उनकी जो इनकम है वो जनरेट होगी। एंड एनकरेज किया जाएगा कि वाटर सेविंग क्रॉप्स जो है वो कैसे यूज़ करनी है, जैसे मेज प्रोड्यूस जो करती है इथेनॉल, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल जो है नॉन फूड फीड स्टॉक आप देख सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है इसका, इस अमीशन का इम्पैक्ट पड़ेगा क्या कि डिक्रीज होना अमीशन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रो कार्बन जो रहते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसका क्या होगा, इनका इम्पैक्ट भी काफ़ी कम देखने को मिलेगा अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं। नासा के द्वारा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके द्वारा फंड किया गया है। ये मिशन क्या करेगा, जो ये साउंड रॉकेट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो ओपन करेगा वाइट सैंड मिसाइल रेंज इन न्यू मैक्सिको यूएसए। मेन इसका एम क्या है इस मिशन का, जैसे स्टार्स रहते हैं ना, वहाँ से जो लाइट आपको बैकग्राउंड देखने को मिलती है कि वो कैसे आपको देखने को मिलती है, जो विजिबल रहती है स्टार्स की जो लाइट्स रहती है, उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है, इस मिशन के थ्रू। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरीज है, इसके द्वारा ऑल्सो काउंट किए गए कि नंबर ऑफ गैलेक्सी, नंबर ऑफ मेजर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टार से जो वाइट लाइट ब्लिंक करती है उसके बारे में स्टडी की जाएगी इस मिशन के तहत। प्रीवियसली 1959 में नासा ने स्पॉन्सर किया था ये स्पेस जो अर्थ है, अर्थ साइंस रिसर्च ये यूज़ करेगा साउंडिंग रॉकेट, टेस्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट जो है ये यूज़ किए जाएंगे उन सैटेलाइट में, स्पेसक्राफ्ट प्रोवाइड करवाएगा इन्फॉर्मेशन सन से रिलेटेड, स्टार से रिलेटेड एंड गैलेक्सी एंड अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रेडिएशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि साइबर 2 इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉस्मिक इन्फ्रारेड बैकग्राउंड एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। ये चीज़ अब याद रखिएगा, पहला जो था वो 1959 में देखने को मिला, अब ये जो लेटेस्ट है 2009 में इसकी बिगिनिंग देखने को मिली थी, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, पैथ स्काई अबाउट 4 स्क्वायर डिग्रीज का रहेगा ये। एक्चुअली ये काउंट करेगा इंडिविजुअल स्टार्स के जो इंफ्रारेड जो लाइट देखने को मिलती है, जो डिटेक्ट होती है, बैकग्राउंड जो लाइट होती है, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक लाइट, ठीक है, उस पर ये फोकस करके चलेगा। इंडिविजुअल स्टार की इसमें स्टडी की जाएगी, फोकस करेंगे ये जो कॉस्मिक इंफ्रारेड बैकग्राउंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है स्टार्स में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, इसके बारे में क्या क्या डिस्कस किया जा रहा है। 42nd सेशन देखने को मिला, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस देखने को मिली, 42nd याद रखिएगा, ठीक है। हमारी जो कंट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, उनके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया गया, यानी कि एड्रेस किया गया, ठीक है। कॉन्फ्रेंस जो है एवरी 2 ईयर्स में आपको देखने को मिलती है। इंडिया ने जो एफर्ट्स लगाए ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक के चलते फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, ठीक है। पहली बात तो ये है कि इंडिया ने रजिस्टर किया जो हाई प्रोडक्शन जो है फूड ग्रेन एट 305 मिलियन टन, एज वेल एज एक्सपोर्ट किया ड्यूरिंग 2020-21, कंट्रीब्यूट किया हमारे इंडिया ने ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में। किसान रेल चलाई गई किसानों से रिलेटेड, ताकि जो फूड क्रॉप्स जो हैं, जो फिनिश गुड्स हैं रिलेटेड टू वेजिटेबल्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो सेफली
मतलब एक्सपोर्ट हो सके अनदर स्टेट में, ठीक है। तो किसान रेल चलाएगी किसानों से रिलेटेड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लाया गया। पीएम किसान स्कीम लाई गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, ठीक है, आप रिवीजन कर लीजिए इसका जाके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की, जो लीड करती है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाती है, डिफीट करती है ज़ीरो हंगर, ठीक है, उससे रिलेटेड ये काफ़ी एफर्ट्स लगाती है। और वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। क्यों किया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुई थी, ठीक है, उसी दौरान इसको इस्टेब्लिश किया गया 16 अक्टूबर 1945 को। तो 16 अक्टूबर में एवरी ईयर वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। वन ऑफ द यूनाइटेड नेशन फूड एड ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में है, ठीक है। अब अगर इसके अनदर बॉडीज़ देखें, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फ्लैगशिप पब्लिकेशन अगर देखें तो इसको तरह क्या क्या पब्लिश किया जाता है। पहली बात तो ये है स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, state of world's forest, state of food security and nutrition in the world, state of food and agriculture, state of agriculture commodity markets, world food price index। world food price index जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये सब। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, आपने पिक्चर देखी है, गैस कर लिया होगा कि है क्या ये है हुमायूं टॉम, ठीक है। हुमायूं टॉम क्यों अभी न्यूज़ में है, आइए देखते हैं। पैंडमिक के चलते जो है वो बहुत सारी चीज़ों को क्लोज़ कर दिया गया था, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि विजिटर्स नहीं आएंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, ये क्या काम करती है, जो पुरानी चीज़ें रहती हैं उसका सर्वे करती है, ठीक है, एक्सकवेशन करने का काम करती है, ठीक है, बहुत ही पुरानी बॉडी है। आप मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे और कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो रिसेंटली ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई किया गया कि जितनी भी सेंट्रली जो प्रोटेक्टिव मोनूमेंट्स है, साइट्स है, म्यूजियम है, जितनी भी कंट्रीज़ में है, इंक्लूडिंग जैसे हुमायूं टॉम, इनको रीओपन किया जाएगा विजिटर्स के लिए। कब से? आज से, यानी कि 16 जून से। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें बंद कर दी गई थी अब आहिस्ता आहिस्ता अनलॉक कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो चीज़ें क्या हैं, अब स्टेबल हो रही हैं, बट फिर भी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो टॉम है, अगर हुमायूं टॉम की अगर बात करें तो 1570 में बिल्ट की गई थी, ठीक है। फर्स्ट गार्डन टॉम बोला जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इसको हुमायूं टॉम को इंस्पायर है ये सेवरल मेजर आर्किटेक्चर इनोवेशंस, कोऑर्डिनेटिंग जो है कंस्ट्रक्शन, जैसे ताजमहल वैसे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है आपको इसका, ठीक है, यहाँ पे पिक में भी देख सकते हैं, सिमिलर आपको ताजमहल जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो बिल्ड की गई थी अंडर पैट्रोनेज हुमायूं के जो सन थे, कौन, ग्रेट एम्परर अकबर जो है, अकबर जो है वो ग्रेटेस्ट, मतलब इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे ये चलाते थे अपने जो एरिया को, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। अगर बात करें तो डोमिनेटरी ऑफ द मुगल्स इसको बोला जाता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे जैसे कब्रें रहती हैं ना, 150 मुगल्स फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल, यानी कि यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब, 1993 में, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये ओनली पर्शियन नहीं है, इंडियन नहीं है, टर्किश नहीं है, तीनों का मिक्सचर आप देख सकते हैं इसमें, इंडियन, पर्शियन, टर्किश आर्किटेक्चर स्टाइल आपको देखने को मिलता है। मोस्टली इसमें जो सैंडस्टोन यूज़ किया गया या मार्बल कौन सा यूज़ किया गया है, रेड सैंडस्टोन यूज़ किया गया है इसमें, और वाइट मार्बल इसमें यूज़ किया गया है इसको बनाने में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, आइए देखते हैं। एक नेवी एक्सरसाइज है जिसका नाम है इंडो थाई कॉर्पेट, ठीक है। 31st एडिशन इसका देखने को मिला, इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसकी कॉर्पेट की फुल फॉर्म है। कौन कौन सी कंट्रीज़ के भी बिटवीन होती है, नाम से पता चल रहा है, इंडिया एंड थाईलैंड, ठीक है। बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी जो कंडक्ट हुई है ये अंडमान सी किसके क्लोज है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलता है, यहाँ पे मलेशिया, ठीक है, और यहाँ पे अंडमान सी है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, यहाँ पे हमारी इंडिया है, ठीक है। इंडिया के
पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी लोकेशन को देखा करिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इंडिया एंड थाईलैंड जो है कैरिंग आउट कॉर्पेट अलोंग इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, मतलब आपको ये साल में 2 बार देखने को मिलती है। 2005 से इसको स्टार्ट किया गया। इंडियन नेवल शिप जो इसमें जो शिप ने पार्टिसिपेट किया वो है सरयू शिप जो है, उसने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, जो इंडिजिनियसली बिल्ट की गई नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है ये। थाईलैंड की अगर ये शिप इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है शिप का, बट बेसिकली आपको यही याद होना चाहिए कॉर्पोरेट जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होती है, ठीक है। एम क्या है इसका कि इंडियन ओशियन में सेफ्टी बनाए रखना, सिक्योर करना, जो कमर्शियल और शिपिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड है उसको। अदर मिलिट्री एक्सरसाइज अगर देखें इंडिया एंड थाईलैंड की, वो है एक्सरसाइज मैत्री, आर्मी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज श्याम भारत एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी हर एक टॉपिक से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, तो प्लीज़ आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।